So guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video, we are going to discuss the syllabus of class 10th ICSE Chemistry for 2024. Also, we will be discussing that what is the weightage of every chapter in the subject chemistry. And this video is for the students who are going to give their board examination of class 10th in 2024. सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वैसे इस बार कोई भी रिवाइज सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस बोर्ड ने रिलीज नहीं कराया है जैसे क्लास 11th और 12th के लिए कराया है। सो आपको पढ़ना तो पूरा ही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। तो जो पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें ये जो आपको ऊपर की डेफिनेशन दी है सब नहीं आता। साइलेंट फीचर्स में आपको ग्रुप याद रखना है कि कौन कौन से ग्रुप के क्या नाम होते हैं। जैसे ग्रुप 13 को हम लोग बोरोन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसी तरीके से सब चीज़ें याद रखनी है। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में आती है। आफ्टर इट इसके बाद आपको शेल्स एंड ऑर्बिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर ऑफ शेल्स कितने इंक्रीज होते हैं, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, रिमेन सेम रहते हैं, वो सब आपको दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जितने भी ट्रेंड होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आफ्टर इट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें भी मैंने जैसे बताया ट्रेंड जो होते हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ट्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। जैसे एटॉमिक साइज है, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। इसका रीजन भी कभी कभी अब बोर्ड पूछने लगा है कि वाई द एटॉमिक साइज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सो आप कह सकते हैं कि नीचे जाते जाते जो ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, उसकी जो नंबर है वो बढ़ता रहता है जिसकी वजह से साइज बढ़ता रहता है। एंड अक्रॉस द पीरियड जो साइज है वो आपका डिक्रीज होता रहता है क्योंकि जो न्यूक्लियर पुल है वो इंक्रीज होता रहता है। नॉन मैटलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब काफ़ी पूछा जाता है। तो इन सब का आपको ट्रेंड्स बहुत अच्छे से याद रखना है। आप एक पेपर पे ट्रेंड सब लिख लो और फिर उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ शुरू में नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे जाते जाते जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़े थे। ये जो स्ट्रक्चर है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, आपको एग्जाम में बनाने को आता है। तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और आजकल कैल्शियम ऑक्साइड का बोर्ड बहुत पूछने लगा है। पिछले 3 साल से लगातार कैल्शियम ऑक्साइड का आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है बोर्ड। आफ्टर इट कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में भी आपको पोलर और नॉन पोलर के बीच में डिफरेंस याद होना चाहिए अच्छे से। और जो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहता है HCl का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वो बहुत पूछता है। HCl में तो आपको आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आयोनिक बॉन्ड वाला, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो आपको उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये दोनों काफ़ी पूछता है। देन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा नहीं आता है, अमोनिया का बहुत ज़्यादा आता है। देन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड, इस पे से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन का याद रखना है बहुत अच्छे से, और जो नाइट्रेट आयन रहता है और हाइड्रोक्सिल आयन रहता है इन सब का आपको अच्छे से याद रखना है। इस बार के जो सिलेबस है उसमें नाइट्रेट आयन का नहीं है, इस बार अमोनियम आयन का आपको याद रखना है। 2-3 साल से नाइट्रेट आयन का भी पूछ रहा था, तबकि वो भी बुक में नहीं दिया था, बट नाइट्रेट आयन का भी वो पूछता था। तो आपको हाइड्रोक्सिल आयन का अच्छे से याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक फॉर योर प्रिपरेशन, एंड दीज आर ऑफ ओसवाल पब्लिकेशन। एंड इनकी सभी सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बैंक आती है। इनकी क्वेश्चन बैंक में फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सभी मिल ही जाते हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो न्यू क्वेश्चन है वो भी मिलते हैं, और उसके अच्छी तरीके से सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको जो मार्किंग स्कीम है वो भी देखने को मिलती है, मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके की आपको इसमें मार्किंग स्कीम देखने को मिलती है जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको अपने आंसर को बोर्ड में लिखना है, और हर चीज़ इसमें आपको डिटेल में दी हुई है। इसके अंदर रिवीजन नोट्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके बाद में आपको माइंड मैप्स भी देखने को मिलते हैं जिससे आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले रिवीजन भी कर सके ढंग से। देन 1 मार्क क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइडेड है, देन 2 मार्क्स, इसके बाद फिर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जो और फालतू के क्वेश्चन रहते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं करे गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लस इनका कुछ AI टूल भी है। जैसे यहाँ पे AI का आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हर बार पूछा जा रहा है। जैसे स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी मे पोजेस इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने दिया हुआ है। और फिर इसके डिटेल्ड सोल्यूशन तो आपको देखने को मिलते ही है। एग्जामिनर कमेंट और आंसरिंग टिप भी इसमें आपको देखने को मिलती है जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी क्या क्या गलती हैं और एग्जामिनर आंसर चेक करते समय क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देता है।
तो इसमें यही सब आपको देखने को मिलता है। अगर आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना, और इन बुक्स की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डू चेक इट आउट। देन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर आपको बहुत ढंग से याद करना है, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। बहुत कुछ इसमें आपको रटना पड़ेगा। जिस तरीके से देख रहे हो मैंने अपनी बुक में अंडरलाइन करा हुआ है चीज़ों को, इसी तरीके से आपको भी अंडरलाइन करके हर पॉइंट को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वो हर पॉइंट से पूछ लेते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस एक्सेप्शन आपको इसमें इनऑर्गेनिक एसिड्स में मिलेगा। एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा एसिड इनऑर्गेनिक है जो कि कार्बन कंटेन रखता है। आप लोगों को पता है ट्रेडिशनली कि इनऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन नहीं होते हैं, बट देर इज एग्जिस्ट एन एसिड विच कंटेन्स कार्बन एंड इट इज नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। सो दैट्स कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर कार्बन रहता है, और वो एक इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आता है। असलियत में वो होना चाहिए था ऑर्गेनिक एसिड्स में, क्योंकि उसके अंदर कार्बन है, लेकिन तब भी उसको इनऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में डाला जाता है। प्लस काफ़ी बच्चे इस तरीके से एक मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक को याद कर लेते हैं कि कितने ज़्यादा H आ रहे हैं उतना होगा। जैसे H3PO3 है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे ट्राईबेसिक लगा कर आ जाते हैं कि ये ट्राईबेसिक एसिड है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। H3PO3 डाईबेसिक है, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, लेकिन तब भी ये डाईबेसिक होता है। इसको निकालने का ये तरीका होता है, जैसे ट्राईबेसिक है, इसका मतलब ये है कि वो आयोनाइज होता है 3 स्टेप्स में, और डाइबेसिक का मतलब 2 स्टेप्स में। जो H3PO3 है वो 2 स्टेप्स में आयोनाइज हो जाता है, इसी वजह से वो डाइबेसिक की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ही सिर्फ ऐसे मेटल है जिसके साथ निट्रिक एसिड हाइड्रोजन रिलीज करता है। आप लोगों को पता होगा निट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता, जैसे और सब एसिड करते हैं। निट्रिक एसिड ऐसा नहीं करता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ही ऐसे मेटल है जिसके साथ निट्रिक एसिड रिएक्ट करने पे डिल्यूट निट्रिक एसिड एट 1% कंसेंट्रेशन, यानी 99% उसमें वाटर होगा और 1% एसिड होगा, तभी निट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इंडिकेटर्स में आपको याद होना चाहिए कि एसिड इंडिकेटर्स में क्या चेंज लाते हैं। जैसे लिटमस पेपर है तो एसिड ब्लू से उसको रेड कर देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज है उसको ऑरेंज से पिंक कर देते हैं, और फिनोप्थलीन को रिमेन्स कलरलेस रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है, इसका बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन एक्शन ऑफ डिल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट, इसमें आपको जितनी भी रिएक्शन है बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपको रिएक्शन एग्जाम में लिखने को आता है। देन बेसिस में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बेसिक की जो रिएक्शन है वो याद करनी है। एल्कली की डेफिनेशन याद करनी है। एल्कली और बेस के अंदर आपको फ़र्क जानना है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, वो याद होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एल्कली में जैसे NaOH है, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड है, ये सब स्ट्रॉन्ग में आते हैं, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इनकी रिएक्शन सी है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है, इसका इतना नहीं आता एग्जाम में। इन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, बाकी तो नहीं आता है। इसके बाद सॉल्ट्स एंड प्रिपरेशन है, तो आपकी बुक में सिर्फ सिलेबस में 3 बेसिक सॉल्ट्स तक ही है। नॉर्मल सॉल्ट, सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट में ही आपके कोर्स में है। डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके कोर्स में नहीं है। प्लस ये ज़्यादा एग्जाम में पूछता भी नहीं था, तो इसलिए वो सिलेबस में ही नहीं है। देन प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्रिपरेशन काफ़ी एग्जाम में आती है। पिछले 3 साल से सिलेबस में नहीं थी प्रिपरेशन, लेकिन इस बार इंक्लूड करी गई है, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड वाली यूनिट आप पूरी काट सकते हैं कि आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री आपके लैब्स में कराई जाएगी, नहीं तो नहीं भी कराई जाती, तो आपको बस इन 2 टेबल को याद रखना है। इस टेबल से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन 2 टेबल से ही क्वेश्चन आते हैं। इस टेबल से भी आते हैं लेकिन इतने नहीं आते हैं। देन मोल कंसेप्ट एंड स्टिक्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ढंग से करना है, नहीं तो 11th में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। पिछले 3-4 साल से ये चैप्टर में काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टिक्योमेट्री वाला वो हटा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से जो बच्चे 11th में जा रहे थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनको बेसिक बेसिक चीज़ें भी मोल की नहीं आती थी कि एक मोल का मतलब क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट, ये यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने ज़्यादा आप लगा सकते हैं क्वेश्चन उतने ज़्यादा लगाइए। इसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है परसेंटेज कंपोजिशन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके अंदर ये टेबल बना के जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने को कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है हर बार, एक बार तो एग्जाम में आ ही जाता है। देन कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके इतने नहीं आते जितने पहले वाले के आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चैप्टर 6 है हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस चैप्टर में आपको जितने भी हाइड्रोलाइसिस दिए गए हैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले तो इसमें आपको ये मेटलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस आना चाहिए। हर बार एग्जाम में पूछता है, हर बार। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन पूछता है, तो ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस का। एंड दिस इज ओनली द बेस ऑफ मेटलर्जी। तो अगर मेटलर्जी चैप्टर पढ़ना है तो आपको वो आना चाहिए। देन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, ये सब आपके सिलेबस में है और इनको अच्छी तरीके से करके आना है आपको। इसके बाद फिर आपका चैप्टर नंबर 7 मेटलर्जी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का ही जो कंसेप्ट है वही लग रहा है, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से करना ही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आती हैं चीज़ें। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम आपके कोर्स में नहीं है, आप इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये चैप्टर भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी वो चीज़ उसमें भी लगेगी, तो ये बस याद करने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक यूनिट है इसमें। देन अमोनिया भी बिल्कुल याद करने वाला है, ये सब इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये सब आपको याद करना है इसका, और कुछ नहीं कर सकते आप लोग, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है ही नहीं। देन निट्रिक एसिड भी पूरा याद करने का चैप्टर है, इनका वेटेज भी बहुत आता है, इसको अगर आप याद कर लोगे तो भी बहुत है। देन सल्फ्यूरिक एसिड भी सेम एज ऑफ द अदर्स। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HCl पढ़ो, HCl के बाद फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ो, देन उसके बाद आप निट्रिक एसिड पढ़ो, एंड देन उसके बाद अमोनिया पढ़ो। बिकॉज HCl सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर हैं एंड निट्रिक एसिड की थोड़ी डिफरेंट है, बट थोड़ी थोड़ी सिमिलर पड़ती हैं एसिड से, और अमोनिया की बिल्कुल डिफरेंट पड़ती हैं, तो इसलिए अमोनिया को लास्ट में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री अलग है और ये टॉपिक बिल्कुल अलग होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छी तरीके से धीमे धीमे पूरे चैप्टर को कवर अप करना है। जैसे आप इनऑर्गेनिक में भाग रहे थे तेजी तेजी से याद करने की चीज़ों में, लेकिन इसमें आपको वैसे नहीं करना है, इसमें काफ़ी आराम से आपको चैप्टर कवर अप करना है। इसमें यूनिक नेचर ऑफ कार्बन आइटम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। देन होमोलोगस सीरीज के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इतने नहीं मिलेंगे। नोमेनक्लेचर इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन से आते हैं, आपको नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं और बुक्स की तरफ मत जाना नोमेनक्लेचर के लिए। नोमेनक्लेचर के लिए आप एक्सरसाइज 12A के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ फॉर नोमेनक्लेचर। साथ ही साथ इसमें जो आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिया है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को आप काट देना। देन हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स हैं, ये याद करने वाला पोर्शन है पूरा, इसको याद करना है। यूसेस आपके सिलेबस में इस बार है, हर साल नहीं आते हैं, लेकिन इस बार आपको सिलेबस में यूसेस दिए हुए हैं। देन 12C हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स, ये भी पूरा याद करने वाला चैप्टर है, इसको भी पूरा याद करना है। देन 12D हाइड्रोकार्बन एल्काइंस, ये भी आपको पूरा याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन एल्कोहल्स, ये पूरा आपको याद करना है, सब ये याद करने वाला पोर्शन है। 2-3 सालों से अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हटा दिया जा रहा था, लेकिन इस बार इंक्लूड करा गया है, तो आपको ये सब अच्छी तरीके से याद करना है। सो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री। सो इन दिस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए है तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।